एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा कार्य तथा ऊर्जा। पिछले कुछ अध्याय में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीके, गति के कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अपने आधारभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए सजीवों को अपने मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। इन गतिविधि क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ये सारा चीज करने के लिए हम लोग को ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो कठिन क्रियाकलाप में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा कठिन काम करेंगे तो ऊर्जा का भी अधिक जरूरत पड़ेगा। जंतु भी क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं। जंतु भी अलग अलग काम में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। मशीनों के बारे में सोचिए। उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक में ऊर्जा के रूप में क्या देते हैं? पेट्रोल डालते हैं। कुछ इंजन को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है? पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा मिलती है। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? सजीवों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मशीनों को भी होती है ऊर्जा की आवश्यकता। अब कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, इसमें अंतर है। यानी दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं और विज्ञान में, दोनों में कार्य का अलग अलग अंतर है। इन बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। जैसे कि कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, कि बहुत हार्ड काम किए फिर भी लगेगा साइंस की भाषा में वो कार्य नहीं किया गया। जैसे कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है, वो अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वो पुस्तकें पढ़ती हैं, चित्र बनाती हैं, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती हैं, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में यह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को विज्ञान परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। जितना दूर वो विस्थापन करेगी, यानी जितना दूरी चलेगी बस वही काम करेगी। अगर वो बैठ के पढ़ेगी तो कोई काम किया गया नहीं है साइंस की भाषा में। तो आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिली, तो आप पूर्णतः थक चुके हैं। यद्यपि अपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। बहुत बल लगा है, सारा ऊर्जा तो खत्म हो गया, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ पत्थर, तो कोई कार्य नहीं हुआ साइंस की भाषा में। तो आप अपने सिर पर एक भारी बोझा उठाकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं, अपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं। बोझा सिर्फ उठाए हुए हैं, विस्थापित नहीं कर रहे हैं। तो हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। तो प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलाप में बहुत सा कार्य निहित है, लेकिन इमारत में चढ़ के फिर उतर जाएंगे तो कोई कार्य किया गया नहीं है। पेड़ पर भी चढ़ के फिर उतर जाएंगे तो कोई कार्य किया गया होगा? नहीं होगा। तो अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या होता है इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को विभिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहला कि उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलाप की चर्चा की जिन्हें प्राय हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया? वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? कार्य कौन कर रहा है? तो किस वस्तु पर कार्य किया गया? जैसे हम लोग पत्थर को धके रहते तो पत्थर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन वो विस्थापित हो रहा था नहीं, तो क्या कार्य क्या होगा? सो जीरो हो जाएगा। तो वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? तो वस्तु वही है। कार्य कौन सा? कार्य कौन क्या कर रहा है? कार्य कौन कर रहा था? तो कार्य हम धकेल रहे थे तो हम कार्य कर रहे थे। तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले, गुटका कुछ दूरी तय करता है। अपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ है। विस्थापित होगा तो ये कार्य होगा। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चली जाती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाए, ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है और पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हो, इसलिए कार्य किया गया है। जब उठाया जाएगा तो कार्य होगा, लेकिन उठा के रखेंगे तो कार्य नहीं होगा। तो उपरोक्त स्थितियों में ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। तो बल भी लगना चाहिए और क्या होना चाहिए? विस्थापित भी होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कार्य हुआ है। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया है। अगर दोनों में से कोई एक भी पूरा नहीं है तो कार्य किया गया नहीं है। तो विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है? तो विस्थापित है यानी कार्य किया गया है। अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो, इनकी सूची बनाइए। तो कार्य सम्मिलित हो, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं जाएंगे वो कार्य होगा, फिर जाके घूम के वापस आ जाएंगे तो वो कार्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए, क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है? तो सभी में नहीं होगा। सभी में तो कार्य किया गया नहीं होगा। अब कुछ स्थिति पर विचार किए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती। जैसे दीवार को धक्का देंगे तो विस्थापित होगा? नहीं होगा। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। बिना बल लगे विस्थापित हो जाएगा। जैसे छत से कुछ गिराएंगे तो छत से गिराएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, बिना बल लगाए नीचे गिर जाएगा। हाँ, या फिर चंद्रमा की गति पृथ्वी के परित, पृथ्वी के चारों ओर। प्रत्येक के लिए जितनी स्थिति आप वहाँ कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए। अब एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति का विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। जब बल किधर क्यों लगेगा? विस्थापन की दिशा में। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई और मान लीजिए W कार्य किया गया। तो कार्य की परिभाषा के अनुसार
किया गया कार्य तथा विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। यानी W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू S हो जाएगा। अतः कहते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिणाम होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है। कार्य में कोई दिशा होती है नहीं होती है। अतः ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। यदि F बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर हो तो हम बल द्वारा किया गया कार्य, तो इसका कार्य क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर या जूल कहते हैं इसको। अतः 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया में रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दें। समीकरण 11.1, जो 11.1 में अगर हम लोग देखते हैं 11.1, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी कितना होगा, शून्य होगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। यानी कार्य होने के लिए विस्थापन भी होना चाहिए और बल भी होना चाहिए। अब उदाहरण 11.1, जिससे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित है, तो यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लग रहा है तो समीकरण इतना के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो F बराबर M होता है, यानी 5 दूनी 10 जूल हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, मान लीजिए वो बल की दिशा में 8 मीटर है, विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य F बराबर M है, यानी 8 सते 56 जूल। W बराबर FS यानी 7 8 56 जूल हो जाएगा। उसके बाद एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है, तो जिसमें बल भी उसी दिशा में और विस्थापन भी उसी दिशा में। एक बच्चा किसी खिलौना कार को चित्र 11.4 में दर्शाए इसके अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार्य के विस्थापन की दिशा में बल लगाया। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। अगर जिधर की बल भी लगा रहा है उधर विस्थापन भी होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसमें किया गया कार्य महत्तम भी होगा। इसमें किया गया कार्य क्या होगा, महत्तम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब एक स्थिति पर विचार करिए जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में आमंदन बल F आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी बल अगर हम लोग इधर लगाते हैं तो विस्थापित उसके पीछे की ओर होगी। यानी बल द्वारा ऐसी स्थिति में F द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा और न्यूनतम भी होगा। ऋणात्मक के साथ साथ क्या होगा, न्यूनतम भी। और इसे ऋण चिन्ह का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू माइनस एस या माइनस F इंटू एस है। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक के साथ साथ न्यूनतम भी होगा। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, और धनात्मक के साथ साथ क्या होगा, अधिकतम भी होगा। उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इन्हें समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। जैसे क्रियाकलाप 11.4, तो किसी वस्तु को ऊपर उठाइए। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया किसी वस्तु को ऊपर उठाए। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया है। वस्तु ऊपर की ओर चलती है। आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, यद्यपि वस्तु गुरुत्व बल भी कार्यरत है। अगर ऊपर की ओर उठाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा ना, तो गुरुत्व बल भी लगेगा। तो इसमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है, तो धनात्मक कौन सा काम करेगा, जो हम लोग वस्तु पे लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य। और ऋणात्मक क्या कहलाएगा, जो पृथ्वी वस्तु पर लगा रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल।
अब उदाहरण है, जैसे एक कुली 15 केजी का बोझा धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो उठा के रख रहा है, अगर उठा के रख सिर पे उठा के रखता तो किया गया कार्य 0, और लेकिन उठा रहा है तो यह विस्थापन भी हो रहा है और द्रव्यमान भी है। तो द्रव्यमान है उसके अनुसार बोझा का द्रव्यमान 15 केजी और विस्थापन 1.5 मीटर, तो क्या गया कार्य Fs होता है। अब यहाँ Fs की जगह में जब उठा रहा है तो mgs लग जाएगा। mgs मतलब जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन h की जगह में क्या आएगा, s आ जाएगा। यानी 15 केजी और g का मान कितना होता है 9.8। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए लगभग में कितना लेते हैं 10 और इंटू 1.5, 300 कितना आएगा 225 जूल। अब क्वेश्चन है, हम कब कहते हैं कि किया गया कार्य है, यानी कब कहेंगे क्या कार्य किया गया है, जब का बल और विस्थापन दोनों, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजन क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। जब बल की दिशा में होगा तो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल कार्य को कैसे परिभाषित करेंगे, तो बल लगेगा और 1 मीटर वो दूरी तय करेगा। हाँ, जब 1 मीटर का बल लगेगा और 1 मीटर वो विस्थापित करेगी वस्तु, तब क्या 1 न्यूटन का बल लगेगा, 1 न्यूटन का बल लगेगा और 1 मीटर विस्थापित करेगी वस्तु, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किया गया कार्य 1 जूल है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने के लिए कितना कार्य किया गया है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा तब 14 गुना 15 कर देंगे 2100 जूल हो जाएगा। अब आते हैं ऊर्जा में। तो ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ओजोन से। तो सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक सबसे बड़ा स्रोत बोला जाएगा ऊर्जा का तो कौन है, सूर्य है प्राकृतिक स्रोत सबसे बड़ा। और हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हमारे ऊर्जा का बहुत सा स्रोत किससे उत्पन्न होते हैं, सूर्य से। हम परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटाओं से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे ऊर्जा के कुछ स्रोत को ऊपर दिया गया है, ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, उनका सूची बनाना है। छोटे समूह के विचार विमर्श कीजिए। अब ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरती है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब इसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करती है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चे को खिलौने जैसे खिलौना कार में चाबी भरते देखा है, और यह खिलौना किसी भी फर्श पर रखा जाता है तो यह गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाते हैं तो वो क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। विस्फोट ध्वनि करते हुए फट जाती है। इन सभी उदाहरणों में वस्तु विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है इसमें ऊर्जा है। अगर कार्य करने की क्षमता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है, तो किसी वस्तु में अगर ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है, तो कोई वस्तु उसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है, और जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है कि नहीं। जैसे क्रिकेट की गेंद विकेट पर पड़ती है, खड़ी विकेट पर, तो वो खड़ी रहती है। जब
क्रिकेट की गेंद ऊर्जा देती है विकेटों को, तो विकेट कुछ दूरी तय करता है तो उसमें ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण वो भी कार्य करने लगती है, इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ जाती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु इसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। यानी ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं नहीं, उसका ह्रास कर सकते हैं, बस ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। अर्थात जूल, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रा किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल किसके बराबर होगा? 1000 किलो जूल के 1000 जूल के बराबर। ऊर्जा के रूप, तो सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। अब इसे सोचिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है? अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। ऊर्जा का रूप यानी अगर ऊर्जा है तो कोई कार्य कर पाएगा, ऊर्जा नहीं है तो कोई कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जेम्स प्रोस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों से अतिरिक्त उन्होंने कुछ विद्युत के उसमें प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इसी के सम्मान पर पड़ा है, इन्हीं के सम्मान पर पड़ा है, जेम्स प्रोस्कॉट जूल के नाम पर। अब गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा क्या है कि बोला गया है कि एक भारी गेंद दीजिए, इसे रेत की मोटी परत पर गिराइए, गीली रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गीली रेत की सतह पर गिराएंगे तो गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत से एक गर्त बना देती है, यानी थोड़ा गड्ढा बनता है ना, बन जाता है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराकर दोहराइए। तो इतना मीटर से अगर गिराएंगे तो कभी ज़्यादा गड्ढा बना रहा है तो कभी कम गड्ढा बना रहा है, बनाएगा। तो सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाइए, उनकी गहराई की तुलना करें। इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है? तो सबसे अधिक गर्त जो सबसे अधिक दूरी से गिराएंगे तो 1.5 मीटर वाला, उसके बाद 1 मीटर और सबसे कम 50 सेंटीमीटर वाला। इससे कौन सा गड्ढा अधिक उथला है, ऐसा क्यों है? तो गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया? तो जब इसको ज़्यादा ऊंचाई तक उठाए रखे थे तो इसमें ऊर्जा अधिक थी, और तो ऊर्जा अगर जिसमें कम ऊंचाई तक उठा के रखेंगे तो उसमें ऊर्जा कम थी। जैसे चित्र 11.5 अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पड़ने पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। तो ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। जब आगे ये चलेगी तो लकड़ी गुटके से टकराएगी ना, कभी टकराती है, कभी नहीं टकराती, कभी टकराती है, कभी नहीं टकराती है। गुटके के विस्थापन को नापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर क्या कार्य किया गया? यह ऊर्जा कहाँ से आई? गति से आई। पल्ले पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराइए। किस अवस्था में विस्थापन अधिक होगा? किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा? जब बल की दिशा में विस्थापन होगा। तो एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? क्योंकि उसमें गति के कारण ऊर्जा हो जाती है। तो बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है? क्योंकि वो जब गति में रहते तो उसमें ऊर्जा आती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है, क्योंकि गतिशील वस्तु में क्या होती है? ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, ये सब में गतिज ऊर्जा होगा। तो बहती हुई पानी,
बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। यानी गति करने वाले वस्तुओं पे कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। संक्षेप में अगर समझा जाए गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे, तो किसी वस्तु पर गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित है, परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग में गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग के प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगा। आइए हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग v से गतिशील है। अब मान लीजिए जब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी विस्थापित हो जाती है। समीकरण 11.1 से किया गया कार्य W बराबर Fs के बराबर। यह वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग u से v हो जाता है और मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान क्या है, a है। तो अनुभाग 8.5 में हमने गति के 3 समीकरण के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच निम्न संबंध है, जैसे v² - u² बराबर क्या होता है 2s। तो s को इस पार आने दो, 2a को जब इस पार लेके जाएंगे तो s बराबर v² - u² बटे 2a हो जाएगा। अनुभाग 9.4 से हमें प्राप्त होता है कि f बराबर क्या होता है ma। इस प्रकार समीकरण 11.2 में समीकरण 11.1 में रखने पर हम बल F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं, यानी W बराबर ma। तो W बराबर ma। अब यहाँ 1/2 W बराबर ma, ये बल इंटू ये विस्थापन S बराबर ये है, ये ना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन दोनों हो गया। ये बल ma और ये विस्थापन है, विस्थापन यहाँ निकाले v² - u² बटे 2a। तो W यानी किया गया कार्य हाफ mv² - u²। यदि किसी वस्तु की विरामावस्था में किसी वस्तु को विरामावस्था से प्रारंभ होगा तो u बराबर कितना लेना है 0। तो u बराबर जब यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ W बराबर क्या बचेगा हाफ mv² बचेगा, ये 1/2 mv²। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यदि u बराबर 0 यानी प्रारंभिक वेग v 0 तो किया गया कार्य कितना होगा 1/2 mv²। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा समान होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ हाफ mv², 1/2 mv² होता है। जैसे 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हाफ mv² करना है। 15 kg द्रव्यमान है, v दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो m 15 kg है, v² यानी 4 को 2 बार लिखना है, आगे कितना 120 जूल। जैसे यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो इसमें वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना है। तो कार का द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 kg, u दिया हुआ कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और u दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार कार का जो अंतिम वेग देखो, तो 30 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर में इसको पहले चेंज करेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 25/3 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार कार का अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड। इसलिए कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पहले प्रारंभिक निकालेंगे फिर अंतिम निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे अंतर करेंगे। चाहे तो इसको हम लोग बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m यहाँ v² - u² से, इससे तुरंत आ जाएगा। 2 बार निकालने की जरूरत हाँ। अब प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गति करने वाली वस्तु पे क्या होती है गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजन लिखें। गतिज ऊर्जा के लिए हाफ mv², ये हाफ
mv²। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा पूछा गया है, कितना गुना हो जाएगा? हाँ, पहले यहाँ m निकालना होगा, f बराबर m होता है वहाँ से। हाँ, हाफ mv²। तो m निकालना होगा वहाँ से, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना है यहाँ? हाफ mv²। तो उससे हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ दिया हुआ है बराबर कितना? 25 जूल। तो ये बराबर 25 जूल दिया हुआ है, वेग है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? m। जब m निकल जाएगा तो वेग 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो हाफ mv² से हम लोग निकाल लेंगे। पहले इसका क्या निकालना होगा? द्रव्यमान निकालना होगा वस्तु का। अब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा पढ़ लिए हम लोग। अब स्थितिज ऊर्जा कि एक रबड़ बैंड, रबड़ का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खींच जाते हैं। छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है? तो जब छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपचारित कर लेता है? तो एक स्लिंग कीजिए, निम्न चित्र को दर्शाए हुए ऐसे करना है। अब आप स्लिंग को छोड़ दीजिए, अब छोड़ देंगे तो हम लोग को चोट लगती है, चोट लगती है। तो एक खिलौना कार यहाँ, अब आप स्लिंग को छोड़ दीजिए, क्या होता है? खींचने पर स्लिंग ने किस प्रकार की ऊर्जा उपचित की है? तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या खींचेंगे तो स्थितिज ऊर्जा। क्या संपीड़न करने पर भी स्लिंग ऊर्जा उपार्जित करेगी? संपीड़न करेगा तब उसमें ऊर्जा होगा। संपीड़न मतलब जमा होता है ना, तो संपीड़न में उसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। एक खिलौना कार लीजिए, एक खिलौना कार, इसमें चाबी भरिए, चाबी भरना है, कार को जमीन पर रखिए। कार को जब जमीन पर रखेंगे तो क्या यह चलती है? तो चाबी भरने के बाद वो क्या होती है? चलती है। इनमें ऊर्जा कहाँ से उपार्जित होती है? तो स्थिति कारण हम लोग उसके चाबी को भर देते हैं, उसमें एक स्थिति कारण ऊर्जा जाती है। उसमें भी संपीड़न ही होता है, जैसे स्प्रिंग को दबा देता है ना तो छोड़ता है तो आगे बढ़ने लगता है, उसी तरह। तो बस उसमें जी चाबी वाले खिलौने में होता है वैसे ही। इससे क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटनों की संख्या पर निर्भर है? तो हाँ, निर्भर करता है, तभी तो वो गति करता है ना। आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? तो किसी वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए, जब निश्चित ऊंचाई तक उठाएंगे तब वस्तु कार्य कर सकती है। जब निश्चित ऊंचाई पर उठाएंगे तो वो कार्य करती है कि नहीं करती है? जब छोड़ेंगे तो वो कार्य कर सकती है, छोड़ने पर नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इससे कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है, यानी ऊंचाई कारण जो ऊर्जा आएगी उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। तो अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है, जितना ज़्यादा ऊंचाई पर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा अधिक कार्य करेंगे, और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इससे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इससे ऊर्जा उसके ऊंचाई के अनुसार प्राप्त होती है। अब उपरोक्त स्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को हस्तांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा हस्तांतरित करते हैं। बैंड में स्थापित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज, बैंड में हस्तांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौने कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में हस्तांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। जिस किसी वस्तु द्वारा किया इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर वस्तु क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांस की एक खपची लीजिए और इसे चित्र 11.6 में दिखाए गए अनुसार एक धनुष बनाइए। एक धनुष बनाना है इसके जैसे। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए। हल्की डंडी का क्या बनाना है? तीर बनाना है। तीर का एक सिरा धनुष की
तानित डोरी पर रखिए। तीर के एक सिरा किधर रखना है? डोरी पर रखना है। तनित डोरी पर तन के रखना है। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। अब डोरी को खींच देंगे और तीर को छोड़ देंगे तो तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। अब तीर को जब दूर जाते हुए देखेंगे तो धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। तो धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है जब हम लोग तीर को खींचते हैं, जब पीछे की ओर खींचते तो तीर क्या धनुष क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा होता है, सिकुड़ता है। फिर जब छोड़ देते तो क्या हो जाता है? फैल जाता है। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। यानी जब हम लोग धनुष को खींचते हैं, जब इसके रस्सी को खींचते हैं तो जब खींचेंगे तो इसमें एक सिकुड़ने करने की, अपनी स्थिति करने की ऊर्जा आ जाएगी, जो उस स्थिति को, उस ऊर्जा को किस में दे देती है? धनुष गतिज ऊर्जा में प्रदान करती। किसको? उसमें तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जा गिरती है। यानी उसमें धनुष की स्थिति के कारण उसमें क्या गई थी? स्थितिज ऊर्जा गई थी। और वो स्थितिज ऊर्जा किसमें छोड़ दिए? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसको दिया है? तीर को। तो धनुष के तने डोरी पर रखा तीर, यही वाला है। अब है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वस्तु किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। इसका कारण यह है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। मतलब जब हम लोग इसको किसी भी वस्तु को ऊपर उठाएंगे तो वो गुरुत्व बल के विरुद्ध काम होगा कि उसके साथ काम होगा? तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार की वस्तु में क्या, इस ऊर्जा क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर एक किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से ऊपर उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। यानी भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से ऊपर तक उठाए में गुरुत्व बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के व्यंजन को ज्ञात करना सरल है। जैसे कोई वस्तु h ऊंचाई तक उठाएंगे, कौन सा द्रव्यमान से? m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर उठाएंगे तो एक m द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को बल उठाने के लिए बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बल आवश्यक लगेगा। और न्यूनतम बल कितना लगना चाहिए? वस्तु के वजन के बराबर लगना चाहिए। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के अर्थात बराबर होना चाहिए। तो mg है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होती है। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, तब किया गया कार्य W यानी कार्य बराबर बल गुना क्या होता है? विस्थापन। तो यहाँ बल हम लोग गुरुत्व बल के विरुद्ध लगा रहे हैं, इसलिए mg इंटू विस्थापन का क्या होता है? h। यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। उसके बाद क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए एक शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी गई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। जैसे किसी वस्तु की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करेगा। किसी वस्तु के लिए दी गई स्थिति के लिए एक तल से सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान होगा। यानी जितनी ऊंचाई पर लेके जाएंगे वस्तु को उस हिसाब से उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़े थे कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? वस्तु की गति पर। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो निर्भर करती है वो वस्तु के ऊंचाई पर निर्भर करती है, ना कि उसके रास्ते पर जिस पर कोई वस्तु गति कर रही है। तो गति पर निर्भर करेगी? नहीं करेगी, ना ही उसके रास्ते पर निर्भर करेगी। स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? अपनी ऊंचाई पर। जैसे चित्र 11.8 में ऐसी स्थिति दिखाई गई है
जहाँ एक गुटका स्थिति ए से स्थिति बी तक को भिन्न पदार्थों से पहुंचाया गया है। मान लीजिए ऊंचाई ए बी बराबर एच, दोनों ही स्थितियों में वस्तु का पर किया गया कार्य mgh है। जैसे 11.8 में यहाँ दिया हुआ है कि पथ ये रास्ते है, तो रास्ता पर स्थितिज ऊर्जा निर्भर करेगा? नहीं करेगा, वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। जैसे 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg, विस्थापन दिया हुआ है, ऊंचाई यानी h 6 मीटर और गुरुत्व त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फार्मूला लगा देना है mgh। तो 10 kg इंटू जी दिया हुआ 9.8 इंटू विस्थापन 6 मीटर, गुना करेंगे तो कितना आएगा? 528 जूल। सेम ये है 11.6 दिया हुआ है कि 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई तक स्थिति यदि इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया परिकलन के सरलता के लिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी mgh दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है? h निकालना है कि h इसका क्या होगा। तो फार्मूला में बिठा देंगे, तुरंत निकल जाएगा h कितना मीटर? 4 मीटर। अब क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? तो क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय होते हैं? तो हाँ, होते हैं। क्या हम ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरण कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे अगर देखते तो क्रियाकलाप है ना, जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा, गति करेंगे तो क्या कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। जैसे छोटे समूहों में बैठेंगे, प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार कीजिए। अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार कीजिए। जैसे हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? तो हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो प्रकाश से वो ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण से अपने खाना बनाते हैं। उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती है? वायु कैसे बहती है? तापमान का कम ज़्यादा होने की वजह से ना। वायु का प्रभाव इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ तापमान अगर बढ़ गया तो हवा ऊपर चला जाता है, तो ठंडा हवा उसकी तरफ बहता है। ठीक। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने? ये तो जीवाश्म ईंधन से ही बने। तो ये उसमें एक ऊर्जा मिला, लावा बनता तभी ना बना। तो उसमें ऊर्जा का कारण बना। किस प्रकार के ऊर्जा हस्तांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? तो जल चक्र को बनाए रखने के लिए कौन सी ऊर्जा का आवश्यकता होता है? जल चक्र बनाने के लिए तापमान यहाँ भी चाहिए, सूर्य की रोशनी, तब ना जलवाष्प बनेगा, तब ना साइकिल बनेगा। हाँ, तो तापमान। तो अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगातों ने ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा जुगातों की एक सूची बनाइए। प्रत्येक क्रियाकलाप या जुगात में परिवहन की किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है? जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो क्रियाकलाप 11.13 तथा 11.14 में हमने सीखा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी ऊर्जा का ना ही तो उत्पन्न होता है, ना ही विनाश होता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। अगर वहाँ वस्तु को उठाए रखेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी ना mgh, तथा गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य, क्योंकि अगर वहाँ खड़ा है तो उसका वेग नहीं है। वेग नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा होगा? नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? क्योंकि वो गति में नहीं है। यह शून्य
है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इनकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब वस्तु को हम लोग वहाँ से छोड़ देंगे तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv² हो जाएगी। उसके बाद वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। तो वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरेगी उसको हाइट में कमी आएगी, और हाइट में कमी आएगी तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी आएगी, तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे वो नीचे आएगी धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगा उसका, और स्पीड बढ़ेगा यानी वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने के साथ उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। जब वस्तु धरती पर पहुँचने वाली होती है तो h बराबर क्या होती है, 0 होगा। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। यद्यपि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान होता है, यानी सभी स्थिति पर वस्तु का गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो क्या होता है, समान होता है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या है, अचर है। यानी mgh प्लस हाफ mv² बराबर क्या, अचर। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग किसी उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। हम देखते हैं किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय उसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी, जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतना ही वृद्धि होती है। यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। जैसे दिया हुआ 20 kg के द्रव्यमान को कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का मान करके सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी 4 मीटर में, तो 4 मीटर में द्रव्यमान कितना है, 20 kg। द्रव्यमान है 20 kg। तो द्रव्यमान 20 kg, तो स्थितिज ऊर्जा अगर देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई 4 है, जी कितना 10, जी अगर 10 ले लेंगे तो, और एच दिया हुआ है, एम दिया हुआ है कितना 20, गुना करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा आएगा 800 जूल, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्य इसलिए होगी क्योंकि जो 4 मीटर में वस्तु को रखा गया है और 4 मीटर में तो वो गति में नहीं है, गति में नहीं है, तो गति में नहीं तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का योग भी कितना हो जाएगा, 800 जूल ही हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें देखेंगे 3 मीटर में, तो 3 मीटर में इसका अगर हम लोग इसका 20 kg द्रव्यमान का और यहाँ 10 mgh रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 जूल। और इसमें गतिज ऊर्जा देखेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv², तो 1/2 द्रव्यमान कितना है 20 भी, तो भी देखेंगे तो कितना है, 1 की स्पीड से है भी। ये सर ऊपर 3 मीटर ऊपर रखा है बस, तो बस 0 होगा ना इसमें। अच्छा 3 मीटर की ऊंचाई पर रखा है, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 मीटर की ऊंचाई पर है, वो गति नहीं कर रहा। 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 जूल। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 10 × 20, क्योंकि 10 जी और 20 किसका मान है, द्रव्यमान का है, यानी कितना जूल हो जाएगा, 400 जूल। यहाँ रखा गया यानी ये गति में नहीं तो 0, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 400 जूल। फिर यहाँ देखेंगे 1 मीटर पर तो 10 गुना में 20 यानी कितना जूल, 200 जूल। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ योग कितना होगा, 200 जूल। भूमि से ठीक ऊपर, तो भूमि से ठीक ऊपर इसका सारा ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, यानी पोटेंशियल एनर्जी तब क्या हो जाएगा, 0, और काइनेटिक एनर्जी तब कितना हो जाएगा, 800 जूल, और टोटल ऊर्जा भी कितना हो जाएगी, 800 जूल। परिकलन में सुविधा के लिए जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड, जो हम लोग ले लिए थे। अब यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता, ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है। एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता, ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव हो पाता नहीं हो पाता। क्या आप इससे सहमत हैं, तो हाँ है, क्योंकि हम लोग भी अगर बिजली जैसे
बैटरी को अगर चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी को चार्ज करें तो इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरित करके ऊर्जा को हस्तांतरित करके, ऊर्जा मिलेगा ही नहीं तो फिर खाने हम लोग के लिए जिंदा भी कहाँ रहेंगे? खाने के लिए भी पीने के लिए यानी हर चीज़ के लिए ऊर्जा का हस्तांतरण होना जरूरी है। अब कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या हम सब एक ही दर से काम करते हैं? क्या नहीं करते हैं। क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करते हैं? क्या नहीं करते हैं। अभिकर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इन्हें एक निम्न क्रियाकलाप से समझते हैं। जैसे दो बच्चे मान लीजिए ए तथा बी के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मान लीजिए इस कार्य को करने में ए 15 सेकंड लेता है तथा बी 20 सेकंड लेता है। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य तो समान है, लेकिन कार्य करने की दर जो है वो किसी का ए का ज़्यादा है और बी का कम है, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी चल रहा है, यानी कार्य करने की दर इसकी ज़्यादा है और बी का कार्य करने की दर क्या है? काम है। किया गया कार्य समान है, यद्यपि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। तो किसी बच्चे ने दिए हुए समय मान लीजिए 1 सेकंड से में अधिक कार्य किया, तो अब एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करवा सकता है, यानी साइकिल की अपेक्षा हम लोग गाड़ी में ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं। एक मोटरसाइकिल तथा मोटर कार जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेज़ी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति क्या मापती है? किए गए कार्य की गति को, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा? शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी P बराबर W बटे क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। इसका प्रतीक W है। यह मात्रक जेम्स वाट ने 1736 से 1819 के सम्मान में रखा गया है। 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड या 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड। हम ऊर्जा रूपांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड होता है। जैसे किसी अभिकर्ता एजेंट की शक्ति समय के साथ बदलती रहती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों के से कार्य कर सकता है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय में विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। कुल ऊर्जा कुल लिए गए समय से विभाजित करके किसको प्राप्त कर सकते हैं? औसत शक्ति को। अब उदाहरण के लिए देखो, क्वेश्चन है कि 2 लड़के जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी लड़की बी। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकंड का समय लेती है जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो शक्ति का परिकलन करेंगे। लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, जैसे लड़की का भार क्या है? mg यानी 400 न्यूटन। ये न्यूटन में दिया, यानी भार कितना है? 400 न्यूटन। विस्थापन h बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। लिया गया समय कितना है? 20 सेकंड। समीकरण 11.8 से हम लोग देखेंगे तो शक्ति P बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय, तो W बटे T। तो W की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे। तो mg और h बटे में T। तो 400 न्यूटन mg दिया हुआ है इंटू h कितना दिया हुआ है? 8 मीटर बटे में 20, तो कितना हो जाएगा? 160 वाट। ये पहली लड़की जो 20 सेकंड वाली थी। अब दूसरी लड़की के देखेंगे तो बस यहाँ 20 सेकंड की जगह में कितना रख देना है? 50 सेकंड। तो ये कितना वाट? 64 वाट ऊर्जा। यानी लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वाट और लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति 64 वाट है। अब उसी तरह क्वेश्चन है कि 50 kg द्रव्यमान
का एक लड़का एक सोपान जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति के परिकलन कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखो लड़के का भार निकालेंगे तो भार कितना mg यानी 50 kg है और जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं तो 500 न्यूटन। अब हम लोग ऊंचाई निकाल लेंगे। देखो सीढ़ी कितनी है 45 से और कितना सेकंड में चढ़ जाता है 9 सेकंड में, और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो 45 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी तो 45 गुना 15, लेकिन हम लोग को मीटर में चाहिए इसलिए भाग देंगे कितना से 100 से, तो 6.67 मीटर आ जाएगा और चढ़ने में लगेगा कुल समय 9 सेकंड। अब शक्ति बराबर mg h बटे क्या लगाएंगे t, तो mg दिया mg निकाले हम लोग कितना 500 न्यूटन और t h दिया आया 6.75 मीटर। इसको 9 से भागा देंगे तो आएगा फिर कितना 375 वाट, यानी लड़के की शक्ति 375 वाट है। शक्ति क्या है तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है शक्ति। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट शक्ति को हम लोग कैसे परिभाषित कर देंगे 1 वाट शक्ति को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे 1 जूल इंटू 1 हाँ कि एक वाट उस 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। जो 1 सेकंड में 1 जूल काम करता है हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का उपयोग 1 जूल पर सेकंड होगा, यानी शक्ति बराबर कितना हो जाएगी 1 वाट हो जाएगी। अब एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है तो इसकी शक्ति क्या होगी तो शक्ति क्या हो जाएगी इसका W/T यानी 100 वाट। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे औसत शक्ति तो कुल कितना कास्ट किया हाँ औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल लिए गए समय से विभाजित कर सके प्राप्त कर सकते हैं। अब ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है किलोवाट घंटा। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जैसे किलोवाट घंटा। जिसे क्या कहते हैं किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा से तात्पर्य है मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाए तो यह 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट घंटा की किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। 1 किलोवाट घंटा को 1 किलो को 1000 बोलते हैं, वाट इंटू 1 घंटा में कितना सेकंड 3600। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी बोल सकते हैं, या फिर 36 इंटू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 36 इंटू 10⁵ जूल भी बोल सकते हैं। घरों में उपयोग में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्राय किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। या 1 यूनिट का अर्थ क्या है 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट का अर्थ क्या है 1 किलोवाट घंटा। जैसे कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग करता है। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट का परिकलन कीजिए तो विद्युत बल्ब की शक्ति W बराबर क्या है शक्ति दिया हुआ 60 वाट, इसको किलोवाट में चेंज करना है तो कितना से भागा देंगे 1000 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0.06 किलोवाट आ जाएगा। फिर उपयोग किए गए समय, तो समय हम लोग प्रत्येक दिन कितना घंटा कर रहे हैं 6 घंटा। अब ऊर्जा निकालना है तो शक्ति गुना लिया गया समय, तो शक्ति कितना निकाले हैं 0.06 इंटू समय कितना है 6 घंटा, गुना कर देंगे तो 0.36 यूनिट। बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च होगी। अपने घर में विद्युत परिपथ में लगाए विद्युत मोटर को ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसके लक्षणों को बारीकी से परीक्षण कीजिए। प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। इस क्रियाकलाप में लगभग 1 सप्ताह तक कीजिए, मतलब रोज कितना खत्म हो रहा है वो देखना है। दिन के समय कितनी यूनिट व्यय होती है, अच्छा वो देख लेना कितना खत्म हो रहा है कितना नहीं। अब देखो कार्य का CGS मात्रा क्या होता है अर्घ। 1 जूल बराबर कितना अर्घ 10⁻7 अर्घ। किसी पिन पर
अब किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा की गई दूरी के गुणनफल के से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कार्य होने के लिए विस्थापन भी होना चाहिए और बल भी लगना चाहिए। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो क्या कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का तो अगर देख ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक वही है जो किसका है? जो कार्य का मात्रक है। अबे किसी गतिमान पिंड में गति के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा ½ mv स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, चाहे इसको संवेग में हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर बटे क्या होता है? 2m, क्योंकि संवेग बराबर mv होता है। संवेग बराबर mv होता है ना, तो mv से हम लोग p स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं? 2m इसको लिख सकते हैं। अब वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। यानी हाइट में परिवर्तन के कारण कौन सा ऊर्जा आएगा? स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा के केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है ना ही विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के कुल क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। वर्क एंड एनर्जी का MCQ कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? कुल ऊर्जा क्या रहती है? अचर रहती है। हम तो कभी पढ़े कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? अचर रहती है। यानी ऑप्शन सी। यानी यांत्रिक ऊर्जा प्रमेय मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो वेग प्राप्त कर रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा में वेग का कोई काम है? नहीं है, यानी परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो परिवर्तन होगा ही नहीं। जब गतिज ऊर्जा पूछा जाता है तो परिवर्तन होगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसमें परिवर्तन होना चाहिए? ऊंचाई में परिवर्तन होना चाहिए। यानी जैसे कि पी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है, तो mgh उसमें v का कोई काम है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। अगर कार्य ऋणात्मक करना है तो अपोजिट, तो 180 डिग्री। और कार्य महत्तम करना है तो 0 डिग्री। कार्य महत्तम करना है तो 0 डिग्री। अब 10 kg द्रव्यमान के लोहे तथा देखो ये महत्तम, ये कार्य अगर महत्तम करना तो 0 डिग्री और ऋणात्मक या फिर न्यूनतम बोला जाए तो वो 180 डिग्री। 0 डिग्री महत्तम या फिर क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा, धनात्मक। अब 10 kg द्रव्यमान के एक लोहे, 3.5 kg द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं। इनका समान क्या होगा? इसका त्वरण समान हो जाएगा। इसका क्या समान होगा? त्वरण। क्यों सब त्वरण समान होगा? तो गतिज ऊर्जा, हाँ गतिज ऊर्जा और देखो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेंगे ना, करती हैं, साथ ही कुछ अन्य कारकों पर। लेकिन इस मामले में त्वरण गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है जो द्रव्यमान या वेग पर निर्भर नहीं करता है।
यानी गति स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, साथ ही कुछ अन्य कारकों पर, लेकिन इस मामले में त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है ना, जो द्रव्यमान या वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। यही संवेग से हम लोग p²/2m लिखे थे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। तो संवेग की कौन सी राशि है? सदिश राशि है। संवेग का परिमाण एवं दिशा होता है। संवेग एक संरक्षित रहता है, संरक्षित राशि है। किसी वियुक्त निकाय में कुल संवेग स्थिर रहता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का त्वरण का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होगा। यानी त्वरण की बीमा अगर देखा जाए तो m0 LT-2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा, तो कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कार्य क्या होगा? शून्य। तो कार्य शून्य क्यों होगा? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि वर्क बराबर होता है वर्क बराबर, तो वर्क बराबर होता है F(S) cos थीटा। अगर थीटा का मान 90 हो गया तो थीटा का मान 90 होगा तो 0 हो जाएगा, और ये 0 तो सभी क्या होगा? 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट या किलोवाट घंटा? कौन मात्रक नहीं है? तो किलोवाट। किलोवाट मात्रक नहीं है। किलोवाट किसका है? शक्ति का। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा कैसा है मात्रक? जूल। कैलोरी ऊर्जा का ही मात्रक है। 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर है। वाट शक्ति का मात्रक है, ना कि ऊर्जा का। शक्ति ऊर्जा के उपयोग की दर है। शक्ति ऊर्जा के उपयोग की दर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर लगाए गए बल पर, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर, या पिंड के आरंभिक वेग पर? तो पिंड के आरंभिक वेग पर। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आरंभिक वेग पर, क्योंकि आरंभिक वेग तो 0 होता है, तो उस पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। जैसे यदि किसी पिंड पर F बल लगाने पर पिंड विस्थापन D हो, लेकिन यदि बल F विस्थापन D की दिशा में थीटा कोण पर कार्यरत हो, तब बल द्वारा किया गया कार्य पिंड पर लगाकर किया गया कार्य पिंड के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बल F विस्थापन D तथा बल एवं विस्थापन के बीच बने कोण थीटा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, बांध में संग्रहित जल किसमें होता है? तो स्थितिज ऊर्जा में होता है। तो धरती के सतह के पास किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh, जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर भूमि की सतह से ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? जूल। स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र mL²T-2 है। तने हुए या दबाए हुए स्प्रिंग में भी कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। धनुष की डोरी जब तनी हुई हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है और गिरने के पश्चात इसमें होगी, तो गिरने के पश्चात क्या होगी? तो आधी गतिज, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, क्योंकि गिरने के पश्चात h/2 ऊंचाई, h ऊंचाई का आधा गिरा है तो आधा गतिज ऊर्जा होगा, आधा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा।